हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर आगामी भर्ती एसएससी जीडी के लिए मैथ, रीजनिंग और जीएस की निरंतर क्लासें अपने क्रम में चल रही हैं। उसी सीरीज में हमारी आज ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पिछली क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिटेल से पढ़ा था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या पढ़ा था, कंसेप्ट के रूप में डिटेल से पढ़ा था। और उसी से अगला टॉपिक जो हमारा आज का होने वाला है, वो आज का हमारा टॉपिक यानी अर्थक्वेक होने वाला है। हम आज चर्चा करेंगे उन बातों पर कि अर्थक्वेक आते क्यों हैं, क्या कारण है, अर्थक्वेक क्या होते हैं, किस कारण से वो आते हैं, किन प्रणाली के द्वारा उनको मापा जाता है या फिर उनका हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थक्वेक के क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, हमारा भूकंप होता है। क्या होता है हमारा, जो भूकंप होता है, आज हम भूकंप को कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, जब क्या होता है, पृथ्वी प्राकृतिक रूप से क्या होती है, पृथ्वी प्राकृतिक रूप से कंपन करना शुरू कर देती है। क्या करती है, पृथ्वी प्राकृतिक रूप से कंपन करना शुरू कर देती है। तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, उसी स्थिति को हम कहते हैं भूकंप। तो देखिए, भूकंप भी कई तरह से आते हैं, जैसे मानव निर्मित क्रियाकलाप हो सकते हैं, कई मतलब कृत्रिम तरह से भूकंप आ सकता है, एक प्राकृतिक तरह से आ सकता है। तो आप कहेंगे प्राकृतिक तरह से कैसा आएगा, तो मैं आपको बता दूं, हम जिस महाद्वीप पर खड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं प्लेटों के ऊपर बसा हुआ है। क्या है, प्लेटों के ऊपर बसा हुआ है। तो जब तक क्या होता है, प्लेटें एक दूसरी प्लेटें की तरफ क्या होती हैं, खिसकने शुरू करती हैं या मूव करना शुरू करती हैं, या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, तो वहाँ पर क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है। भूकंप का निर्माण होता है। और भूकंप का निर्माण उसी स्थिति हो गया तो कहेंगे प्राकृतिक भूकंप। दूसरा होता है हमारा मानव जनित भूकंप। देखिए, क्या होता है दूसरा, मानव जनित भूकंप। और यहाँ पे पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक भूकंप। पहला क्या होगा हमारा, प्राकृतिक। जब हमारा दूसरा भूकंप होगा वो क्या होगा दोस्तों, मानव जनित क्रियाकलापों से उत्पन्न। अब मुझे बताएं कि जो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक भूकंप होता है और मानव जनित क्रियाकलाप होते हैं, वो क्या भूकंप होते हैं। देखिए, जो हमारा प्राकृतिक भूकंप होता है वो तो क्या होती है, जो हमारी प्रकृति है उनसे जो संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे प्लेटों का खिसकना, प्लेटों का एक प्लेट से दूसरी ओर हटना, और क्या होता है, एक प्लेट का दूसरी प्लेट से टकराना। यदि उनसे संबंधित कोई भूकंप आएगा तो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, उसे रखेंगे प्राकृतिक श्रेणी में। और क्या होता है मानव जनित भूकंप। आप कभी भैया एक बात बताओ, प्राकृतिक भूकंप तो हमें समझ में आया, मानव जनित भूकंप मतलब इतनी बड़ी पृथ्वी को कौन हिला सकता है, मतलब कोई ना की मशीनें हैं या कौन मानव है जो भूकंप को ला सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा नाम किस चीज़ का, जो होती है हमारी बड़ी बड़ी टनल्स होती हैं, जो होती हैं बड़ी बड़ी खान होती हैं, खान होते हैं, लोहा, देखिए, जो हमारी क्या होती है, जो मटेरियल निकाला जाता है, कच्चा मटेरियल धरती से निकाला जाता है, तो उस मटेरियल को खोदने के लिए धरती के अंदर सुरंग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती हैं। तो कई बार क्या होता है, उन सुरंगों की छत क्या होती है, अचानक से गिर जाती है। अब देखिए, जब बहुत बड़े क्षेत्र की छत अचानक से नीचे गिरेगी तो क्या होगा, धरती कंपन करना शुरू करेगी। तो उस क्रियाकलाप से आने वाले भूकंप को क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे मानव जनित भूकंप। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले में, देखो दो हिस्सों में बांट लेंगे हम। पहले वाले प्राकृतिक क्रियाकलापों से
एग्जाम्पल के रूप में आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे प्लेट के ऊपर से बनाओ, दूसरा का लिख देते हैं प्लेटों का घूर्णन। तो यदि इनके संबंधित भूकंप आएंगे तो किस श्रेणी में लिखे जाएंगे, वो लिखे जाएंगे हमारे प्राकृतिक भूकंप की श्रेणी में। दूसरा क्या होता है हमारे मानव जनित क्रियाकलाप भूकंप। देखिए एक बात तो यहाँ पर ये हो गई कि किनारे वगैरह खान गिर जाती है। दूसरा क्या होगा, आपने देखा होगा दुनिया के अंदर अनेक तरह के विनाशकारी हथियार उनका निर्माण हो चुका है, जैसे कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम क्या हो चुके हैं, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। यदि हम इन बमों का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, यदि क्या करते हैं इन आत्मघाती जो बम होते हैं इनका या जो खतरनाक हथियार होते हैं, जब इनका परीक्षण करते हैं तो धरती दहल जाती है। इनके सामने भूकंप कौन सी श्रेणी में आएंगे, वे भी इसी श्रेणी में आएंगे, देखेंगे खतरनाक हथियार का परीक्षण करने पर धरती के हिलने, धरती का कंपन होता है। अंदर पता है हमारे परमाणु बम होते हैं, हाइड्रोजन बम होते हैं, काफी कंपन उत्पन्न करते हैं और काफी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो जब ये धरती के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, हमारी धरती हिलने लगती है। क्या होती है, धरती हिलने लगती है, इस तरह से मूव करने लगती है। तो इनके सामने आने वाले भूकंप को किस श्रेणी में देखेंगे, इस श्रेणी में। देखिए एग्जाम्पल है, टनल वगैरह की छत गिर जाती है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे परमाणु, हाइड्रोजन बम का उपयोग। तो इस तरह से जो आने वाले भूकंप होंगे वो किस श्रेणी में आएंगे, वो आएंगे हमारे मानव जनित श्रेणी में। हम भूकंप को पता भूकंप को होता क्या है, देखिए आप तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि हमसे बात करें पृथ्वी का क्या होता है, तो भूकंप का आवाज होता है। क्या होती है, जब प्लेटें एक दूसरे प्लेटें टकराने लगती हैं तो क्या होता है, यहाँ पर भूकंप का निर्माण होता है। देखिए किस तरह से, ये क्या है हमारे को, ये प्लेट ये क्या है हमारी, अब देखिए जब ये प्लेट क्या होगी, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, क्या करेंगी, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, इस तरह से आकर के, इस तरह से आकर के एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगी, ये इस तरह से उठती चली जाएंगी। क्या होंगी, ये दो प्लेटें इस तरह से आ रही हैं, टकराने के बाद में
इस तरह से ऊपर उठती जा रही हैं। तो इन जब ये दो प्लेट टकराएंगी तो किस चीज़ का निर्माण होगा? जब ये प्लेट एक दूसरे की ओर गति कर रही है इस तरह से, इस दिशा में जा रही है, तो क्या होगा? ये प्लेटें टकराने के बाद में इस तरह से होंगी, पहले ऐसे आएंगी, फिर धीरे 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 ऐसे उठ जाएंगी। तो क्या होगा? पर्वत का निर्माण होगा। क्या होगा? पर्वत का निर्माण होगा। और इन प्लेटों के टकराने के साथ में काफी उच्च तीव्रता का भूकंप आएगा, काफी उच्च तीव्रता का भूकंप आएगा। एक तरह से भूकंप इस तरह से आता है। स्थिति हम लिखेंगे से क्या लिखेंगे? स्थिति एक लिख सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या होगी? हालांकि इन प्लेटों का मूव करना चलना इनको हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? यहाँ पर ये प्लेट है। दूसरी बात बनाते हैं यहाँ पर, ये प्लेट क्या है? ये प्लेट है बी। अब ये प्लेट क्या कर रही है? पहले ये प्लेट एक दूसरे के पास में थी, क्या थी? इस तरह से एक दूसरे के पास में फंसी हुई थी, लेकिन क्या हुआ? धीरे 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 ये मूव करने लगी, पीछे हटने लगी। मतलब पहले ऐसे थी, फिर कहाँ मूव करने लगी? धीरे धीरे इस तरह से मूव करने लगी और पीछे हटती चलेगी। कहाँ जा रही है? धीरे धीरे इस दिशा की ओर मूव कर रही है, बैक साइड। तो यहाँ पर देखिए किसी का निर्माण हो रहा है इस स्थिति में, भूकंप विलस पर्वत निर्माण। यहाँ पर क्या किसी का निर्माण हो? जब दो प्लेटें एक साथ एक दूसरे के साथ में टकराई तो किस चीज का निर्माण हुआ भैया? ऊपर की तरफ प्लेटें उठती चली गई, टकराने के बाद में जिस तरह से क्या हुआ था? हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। प्लेटें दूसरी तरफ खिसक रही हैं, क्या हो रही है? एक प्लेटें दूसरी प्लेट से खिसक रही हैं, तो वहां पर क्या होगा? यहाँ पर किसी का निर्माण होगा? रेंज का निर्माण। यहाँ पर भी क्या आएगा? भूकंप आएगा। जब प्लेटें दूसरी तरफ मूव करेंगी तो क्या होगा? धरती कंपन लगने लगेगी और फिर क्या होगा? फिर से भूकंप। तो मैंने तुम्हें चीजें एग्जांपल के लिए बताई हैं, कई तरह से मूव करते हैं प्लेटें। एक प्लेट ऐसी होती है, मैं तुम्हें भी लिखूँ यहाँ पर, ये तीसरी स्थिति है। जब पिछली बार आपको पता होगा जब टर्की में भूकंप आया था, कहाँ पर आया था? टर्की में। इस तरह से प्लेटें थी। अब ये प्लेटें क्या हुई? यहाँ से लगा मार के इस तरह से ऊपर की तरफ मूव कर गई है। कहाँ उठा? ये प्लेटें ऊपर की तरफ मूव कर गई, इस दिशा की तरफ। ठीक है, ये प्लेट ए जो है ये तो अपने स्थान पर ही नियत रही, लेकिन जो प्लेट बी है ये क्या हुई? ये मूव कर गई। कहाँ को? कहाँ मूव कर गई? ये ऊपर की तरफ मूव कर गई। तो क्या हुआ? अब देखिए दो प्लेटें इस तरह से थी, एक साथ में जुड़ी हुई। ये किस तरह से थी? इस तरह से एक साथ में जुड़ी हुई थी, लेकिन ये प्लेट तो अपने निश्चित स्थान पर रही और ये प्लेट इस तरह से मूव कर गई। कहाँ कर गई? ऐसे थी ये और इस तरह से मूव कर गई। तो क्या हुआ? यहाँ पर घर्षण हुआ। एक प्लेट दूसरी प्लेटें टकरा करके इस तरह से मूव करते जा रही है, तो वहाँ पर भूकंप आया था। कहाँ पर? टर्की में। उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। तो क्या हुआ भैया? आपको भूकंप समझ में आया होगा। उसके हम बात करने वाले भूकंप के कुछ पॉइंट भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम बात करने वाले हैं किस चीज की। यहाँ पर दो चीज आपको दिख रही है। क्या दिख रही है? दो चीजें। तो आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? दो चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन पॉइंट ए, आपसे बात करें, यहाँ पर आपको पॉइंट ए नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? बी पॉइंट नजर आ रहा है। यदि हम बात करें इसकी फोकस की, फोकस यानी अवकेंद्र, एक होता है एपिसीए सेंटर, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इस वाले पॉइंट को अवकेंद्र। अवकेंद्र होता क्या है? हम कहते हैं फोकस। वो होता क्या है? वो पृथ्वी का अंदर का नीचे का वो स्थान होता है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। क्या होता है? जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। और
धरती के अंदर का भाग, देखिए ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर ये महाद्वीप है, इस तरह से, यहाँ ये इस तरह से महाद्वीप। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा ये, जहाँ से भूकंप की चलने लगेगी, इस दिशा की तरफ भी, 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 ऐसे मूव करने लगेगा। तो ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, अवकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकेंद्र कहते हैं। और ठीक जस्ट इसके ऊपर ये क्या होता है, एपिसीए सेंटर होता है। क्या होता है, एपिसीए सेंटर होता है। इस बारे में डिटेल से देखेंगे। देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर अवकेंद्र की, लिखेंगे पॉइंटेड डालोगे, तो क्या होता है यहाँ पर, तो का केंद्र होता है। यहाँ से लेंगे, यहाँ से तरंगे निकलती है, कौन सी लिया, तरंगे ऐसे निकलती है। क्या कहते हैं, जो भूगर्भ तरंग होती हैं, प्राथमिक वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं यहाँ पर, प्राथमिक और सेकेंडरी तरंगे क्या होती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं कि क्या निकलती हैं, इस तरंगे निकलती हैं। ठीक है भाई, और ठीक फोकस के ऊपर फोकस के ऊपर तरस्ट पर ऊपर पलटी पर अधिकेंद्र होता है। क्या था केंद्र, फोकस। मैंने तो बता रहा फोकस है क्या भैया, फोकस नीचे का वो भाग है जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के बाद में ठीक ऊपर की तरफ तरंगे चलने शुरू हुई, चारों तरफ तरंगे फैलती हैं, प्राथमिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। तो धरातलीय तरंगे यहाँ से नहीं निकलती फोकस से, वो तो एपिसीए सेंटर से निकलती है। लेकिन क्या होता है, यहाँ से तरंगे निकलती है, प्राथमिक और सेकेंडरी तरंगे। जब अगले पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है भाई हमारा एपिसीए सेंटर। एपिसीए सेंटर क्या होता है भैया, लेकिन इस सतह के ऊपर पर ठीक भयभीन हो, सतह के ऊपर ऐसे लिख लीजिए कि फोकस के ऊपर सतह पर स्थित होता है, सतह पर स्थित होता है। फोकस के ऊपर सतह पर स्थित होता है। देखिए ये हमारा फोकस धरती के अंदर का भाग है, ये क्या ज़्यादा ठीक इसके ऊपर नजर आ रहा होगा, एपिसीए सेंटर। हम बात किसकी कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, एपिसीए सेंटर की। कहाँ पर है, फोकस के ठीक ऊपर है। अब होता क्या है, इसी पॉइंट पर क्या होता है, सर्वाधिक, इसी पॉइंट पर सर्वाधिक नुकसान होता है। देखेंगे अधिकेंद्र पर ही, अधिकेंद्र पर ही सर्वाधिक नुकसान होता है।
अधिकेंद्र पर क्या होता है भैया, सर्वाधिक नुकसान होता है। अब अधिकेंद्र इसमें आपको कहाँ नजर आ रहा है भैया, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो अधिकेंद्र वहाँ से दो तरंगे निकलती हैं, सेकेंडरी सॉरी रिले वेव्स और लंप वेव्स, मतलब एल तरंगे और आर तरंगे। फोकस से कौन सी तरंगे निकलनी है, प्राथमिक तरंगे और सेकेंडरी तरंगे। यदि बात करेगा फोकस से निकलने वाली तरंगे कौन सी हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अधिकेंद्र से कौन सी तरंगे निकल रही है, या विशेष केंद्र से कौन सी निकल रही है, एल तरंगे और आर तरंगे कौन सी निकल रही है। यदि बात करें यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं से लिख देंगे हम एक नोट बना करके। एक अलग को निकल रहा होगी। अब देखिए आपसे बात करूँ यहाँ पर, फोकस सी और ये क्या हमारा एपीसी सेंटर, अब यहाँ से कौन सी तरंगे निकल रही है, यहाँ से निकल रही दो तरंगे। कौन सी तरंगे निकल रही थी भाई, दो तरंगे, एक तो एस तरंग, एक कौन सी आर तरंग। यहाँ पे कौन सी तरंग निकलेंगी, एस तरंग, पी तरंग और आर तरंग निकल रही है, प्राथमिक और सेकेंडरी, पी और आर। यहाँ पे कौन सी निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी एल और दूसरी कौन सी निकलेंगी, आर। हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि पी तरंगे और आर तरंगे क्या होती हैं, क्या इनका छाया क्षेत्र होता है, क्या इनका हमारे पर प्रभाव पड़ता है, किस तरंगे से कौन सी अधिक हानिकारक होती है, किस तरह की गति कितनी होती है। इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे, कौन सी तरंग सर्वाधिक हानिकारक होती है, कौन सी तरंग हानिकारक नहीं होती है। तो आप इनको लिख लीजिए, हालांकि मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ। लिखेंगे यहाँ पर भी क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे हम गुबार वितरण। दूसरी वाली कौन सी होती है, ये होती है धरातल। आप मुझे एक बार बताइए, भूगर्भिक तरंगें कहाँ से निकली थी, पृथ्वी के अंदर वाले भाग से निकली थी, नहीं निकली थी, इस पॉइंट से कहाँ से निकली थी, इस अंदर वाले भाग से निकली थी भूकंप की तरंगे, ये तो भूगर्भिक तरंगे थी। अब इस फोकस वाले भाग से कौन सी तरंगे निकली थी, पी और एस तो निकली थी, मतलब जो पृथ्वी के अंदर वाला भाग है, मतलब ये वाला जो यहाँ से तरंगे निकल रही थी इस अंदर वाले भाग से। अब जो पृथ्वी के अंदर का क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, हम भूगर्भ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो फोकस से तरंगे उत्पन्न हो रही है, मतलब भूगर्भ तरंगे होंगी। क्या होंगी, भूगर्भ तरंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम पहली को प्राथमिक तरंग, दूसरी कहते हैं द्वितीयक वेव, डी वेव्स और एस वेव। इसको बनाएंगे अब जो आती है हमारे धरातल तरंगे, मैंने तो बताया था भैया, तो ये वाला क्षेत्र था एपीसी सेंटर, मतलब ये वाला क्षेत्र, यहाँ से कौन सी तरंगे उत्पन्न हो रही थी, एल तरंग और आर तरंग। एल तरंगे और आर तरंगे कहाँ से उत्पन्न हो रही थी, इस धरती के ऊपर वाले भाग से। तो मतलब धरातल, धरातल वो वाला क्षेत्र जहाँ पर हम रह रहे हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, धरातल कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी तरंगे आएंगी, यहाँ पर आने वाली तरंगे होगी भाई, यहाँ पर होगी एल तरंगे और आर। ये को हम क्या बोलते हैं, लंबवेशी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, रिले वेव्स।
लव वेव्स कहते हैं इनको, इनको रिले वेव्स कहते हैं। और कौन सी ज़्यादा हानिकारक होती है, अब बताएंगे कौन सी अधिक हानिकारक होती है। तो सबसे अधिक हानिकारक होने वाली तरंगें कौन सी है, ये लव तरंगें हैं, लव वेव्स। देखिए मैं आपको लिखूं ये देखिए प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं, भूभार्गिक तरंगें तो ये वाली आ जाएंगी यहाँ पर, पी और एस, धरातलीय तरंगें वाली आ जाएंगी। अब मैंने तुम्हें लॉजिक याद करने क्या बताया कि पी और एस को ही क्यों कहते हैं भूभार्गिक तरंगें, इन दो को धरातलीय तरंगें क्यों कहते हैं, क्योंकि एक हम मिली थी हमें धरातल के ऊपर नजर आ रही थी। इन भूभार्गिक तरंगें क्यों कह रहे हैं पी और एस को, इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धरती के अंदर नजर आ रही थी, फोकस पर दिख रही थी कौन सी, पी और एस। एलोरा कहाँ दिख रही थी हमको, एपिसियर सेंटर में दिख रही थी, मतलब धरातल पर दिख रही थी, तो ये धरातलीय तरंगें कहा गया। अब देखिए इनकी शेप किस प्रकार होती है, जो प्राइमरी वेव, ये बिल्कुल इस तरह चलती है। सेकेंडरी वेव है वो थोड़ी इस तरह से मूव करती है, सब पे लगा कौन सी है, ये हमारी रिले वेव्स है। अब देखिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज दिखा रहा हूँ, तो क्या है, आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये दो कहाँ एक, ये दो कहाँ हिल रही है अधिकांश, ये वाली तरंगें कहाँ हिल रही है भाई, प्राथमिक तरंगों में ये अंदर का जो शेप है कौन सा भाई, प्राथमिक तरंगों में ये वाला जो शेप है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल इसी दिशा में है, इसमें भी कोई फुट में नजर आ रही है, जिसके अंदर आकर के नजर रही है, नहीं नजर आ रही है ना, तो इनसे कम नुकसान होगा। और ये कहाँ पर होंगी, धरातल के अंदर ही दिखती है, इनसे क्या होता है, कम नुकसान होता है। दूसरी में आ जाइए, ये वाली तरंगें हैं, आपको इसमें इस तरह से इनके अंदर चित्र बना हुआ दिख रहा है, इस तरह से, इस तरह से बना हुआ दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, तो जो हमारी सेकेंडरी तरंगें हैं, क्या उसमें इसकी शेप बिगड़ी हुई नजर आई, आप कहोगे भैया थोड़ी ऊपर नीचे तो नजर आ रही है लेकिन चेंज नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी कम खतरा उत्पन्न करेगी। ये वाली देखिए रिले वेव्स देखिए खतरा उत्पन्न करती हैं, लेकिन ये सेकेंडरी तरंगें होती हैं, ये कहाँ होंगी, पी और एस तक वाले क्षेत्र में होंगी, पी और एस, तो जब ये भूभार गए हैं तो इतना नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है रिले वेव्स की, किसकी, रिले वेव्स की। अब रिले वेव्स आप मुझे बताओ क्या इस शेप को बिगाड़ रही है, इस चित्र में इस साफ साफ नजर आ रहा है, इतना तिरछा नहीं होगा, लेकिन कौन सी, लव तरंगे, मतलब लव वेव्स जो है ये वाली, ये क्या कर रही है, आपको इसमें नजर आ रहा होगा, साफ साफ देखो, इसमें तुम्हें क्या नजर आ रहा, ये वाला शेप बिगड़ा हुआ नजर आ रहा, नहीं आ रहा, इसमें मतलब जैसे ईंटें बिखर जाती हैं एक दूसरे की तरफ, वो शेप नजर आ रही है टूटी फूटी सी, तो इसका मतलब क्या होती है, धरातल के ऊपर चलती है, और चलने के बाद में क्या करती हैं, ऊपर खाबड़ सब उत्पन्न करती है, और वहाँ पर गति चलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, मकान वगैरह गिर जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, दरारें उत्पन्न हो जाते हैं भूमि में। तो अधिकांश नुकसान कौन सी कर रही है, लव तरंगें उत्पन्न अधिकांश नुकसान कर रही हैं। तो सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे खतरनाक तरंगें कौन सी होती हैं, लव तरंगें, तो नाम ही कितना खतरनाक है, लव तरंगें, अधिकांश खतरा उत्पन्न कौन सी करती हैं, ये तरंगें करती हैं। तो इनको करके धीरे पड़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भूभार में तरंगें कौन सी हैं, धरातल तरंगें कौन सी हैं, तो इससे पहला जो था उसको लिख दीजिए। देखिए इसमें भी तुम्हें साफ साफ नजर यही आ रहा है, छोटी मोटी नजर आ रही है, लव तरंगें शेप से इक्वल है, सही शेप में बनी हुई है, प्राइमरी तरंगों में इतना होता है नहीं, लेकिन शेप सही है। अब देखिए मैं तुम्हें क्या बताया था शुरू में, यहाँ बताया था तुमको, मैंने एफपीसी को फोकस बताया था, यहाँ से इस तरह से तरंगें चल रही है, इस तरह से चल रही, इस पॉइंट तक पहुंची, इस वाले पॉइंट तक पहुंची धरती के, तो इसे क्या कहा गया हमने, इसे क्या कहा हमने, एफिशिएंट इसको कहा, यहीं से क्या उत्पन्न हुई थी, रिले वेव्स और लव वेव्स। यहाँ से उत्पन्न क्या हुई थी केंद्र से, प्राथमिक और सेकेंडरी वेव्स। मेरा मानना है ये चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी, और क्या आप पढ़ने में देखिए आप इसमें ठीक हो लीजिए इस प्रकार की।
जो जो हमने इसमें बताया थ्योरी के रूप में आप उसे यहाँ पर लिख लीजिए। क्या कर सकते हैं आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन सी तरह पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे पहली तरह। कौन सी प्राथमिक? प्राथमिक तरंगे कहते हैं, पी तरंगे कहते हैं, प्राइमरी तरंगे कहते हैं। लिख लेंगे यह भूकंप आने पर सबसे पहले करते हैं इनकी गति 6 से 13 किलोमीटर पर सेकंड होती है। किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब 1 किलोमीटर में 1 सेकंड में 13 किलोमीटर तक स्पीड से चलती हैं तरंगे। और क्या होती हैं? मतलब हमारे पर सबसे पहले निकलती हैं और लिखेंगे यह भूभागीय तरंगे होती हैं। भूभागीय तरंगे होती हैं। दूसरे को कौन सी लिखेंगे? नंबर 2 पर लिखेंगे हम सेकंड में इस तरह। लिखेंगे और इससे पहले हमने एक नोट पर केवल लिख लीजिए इंग्लिश पर वाले करते हैं जो क्या नाम है प्राइमरी। इसमें एक पॉइंट और लिखना है छाया क्षेत्र का निर्माण करते हैं। छाया क्षेत्र का करके तरंगे निर्माण करते हैं। अब लिखेंगे हम कौन सी सेकेंडरी रेव्स। क्या होती है? लिखा हुआ कहाँ की तरंगे ये वाली हमारी उनकी वाली जमीन तरंग की बात कर रहे थे बाद में। इन तरंगों की वेवलेंथ क्या होती है? काफी बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में क्या होती है? क्योंकि काफी बड़ी होती है सेकेंडरी तरंगों की। काफी बड़ी होती है। इनकी गति 5 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 5 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब ये तरंग क्या होती है? ये तरंग केवल टॉप मार्के में चलती है। केवल टॉप मार्के में चलती है।
केंद्र के दोनों माध्यम में चलेगी, तो यहाँ क्या करेगी, ये रखी क्षाण क्षेत्र का और माध्यम में चलती है, क्षाण क्षेत्र का निर्माण करती है। तुम क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता, मतलब क्या बता दिया हमें, मैं कहूँगा ये चीज़ें काफ़ी कंसेप्ट के रूप में समझ में आती है। मैंने तुम्हें क्या बताया कि भैया ये जो हमारी क्या थी, प्राथमिक तरंगे थी। आप इन्हें में इन प्राथमिक तरंगों में एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए कि प्राथमिक तरंगे पी तरंग किस क्षेत्र में चलती हैं, यह है ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में चलती है प्राथमिक तरंगे। सेकेंडरी तरंगे कहाँ चलती हैं, केवल और केवल कहाँ चलते हैं, केवल और केवल ये जो सेकेंडरी तरंगे होते हैं केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। अब देखिए मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा, ये क्या है हमारा अर्थ में आया, मतलब धरातल से थोड़ा नीचे, ये क्या है हमारा धरातल है, यहाँ पर अर्थक्वेक आया, इसको इस मिड पॉइंट से अर्थक्वेक आया, तरंगे चलनी हुई इस तरह से होगी। अब तुम कहोगे ना इन चीज़ों का हमें नहीं पता, क्या समझना है कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कौन से माध्यम में चल रही है, कौन सी कहाँ चल रही है। मैंने केवल आप इतना सोच लीजिए प्राथमिक तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे पी मतलब पावरफुल तरंगे कहाँ चल रही है, सभी जगह हो रही है, ठोस तरंग गैस तीनों को पावर हो जा रही है। सेकेंडरी तरंगे केवल ठोस माध्यम में चल रही है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से निकलनी शुरू हुई कौन सी तरंगे, प्राथमिक वेव, यहाँ से कौन सी शुरू हुई, ये वाली कौन सी है प्राथमिक, ये कौन सी है सेकेंडरी। प्राथमिक तरंगे चलनी शुरू हुई और इस तरह से देखिए, मैंने तुम्हें क्या बताया था कल, पृथ्वी की एक शेप नहीं बताई थी तुमने, जब पृथ्वी में तुम आंतरिक संरचना पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें बताया था सबसे अंदर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर ये इस तरह से नहीं बताया था तुमने, इस तरह से मैंने तुम्हें बताया था, या हमें नहीं पता बता, इस तरह से मैंने इसको पदार्थ की अवस्था के आधार पर पृथ्वी को बात कर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर। मैंने क्या कहा था, पृथ्वी को प्रभाव की संरचना के आधार पर तुम्हें बताया था, और तुम बताया था बीच वाला पॉइंट जो होता है, ये सबसे बीच वाला ये क्या होता है, ये ठोस होता है। सबसे बीच वाला पॉइंट क्या होता है, ये मिड पॉइंट पृथ्वी का कोर, वो क्या होता है, ठोस होता है। ये वाला भाग कैसा है, ठोस है, ये ठोस। ये वाला भाग कैसा है, द्रव है, द्रव है थोड़ा सा। ये वाला भाग क्या है, चिपचिपा था। तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये ठोस है बीच वाला भाग, प्राथमिक तरंगे हैं, तीनों शेप में निकली जा रही हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों पार होंगे कि नहीं होंगी, लेकिन ठोस में जाने के बाद में अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होती है प्राथमिक तरंगे, क्या होती है, थोड़ा विचलित हो जाती है। अब देखिए इस वाले भाग से भी निकली, द्रव से भी निकलना शुरू हुई, इस तरह से निकलती गई प्राथमिक तरंगे, इस तरह से भी निकलती चली गई, इस तरह से भी निकलती जा रही है ऐसे। ठोस वाले भाग पर आकर क्या हो रही है, जा तो यहाँ से भी नहीं है लेकिन मार्ग से विचलित हो रही है, जा तो यहाँ से भी नहीं है लेकिन मार्ग से विचलित हो रही है, इस तरह से। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ, ये तीनों मार्गों की निकल के गई कि नहीं गई, कौन सी तरंगे, प्राथमिक तरंगे। सेकेंडरी तरंगे क्या हुई, यहाँ से चलना शुरू हुई और यहाँ तक पहुंची, क्योंकि पूरी जी जान से भगी जा रही है, ये हम भी चल रहे हैं भाई। अब क्या हुआ, बाद में नहीं आता है कि भी हम तो सेकेंडरी तरंगे हैं और हमारे ऊपर तो एक नियम लागू होता है कि भी हम कहाँ नहीं पहुंच सकते, हम ठोस के मध्य पार नहीं हो सकते। और जब पृथ्वी के केंद्र पर ये तरंगे पहुंचेंगी, पृथ्वी के केंद्र पर ये तरंगे पहुंचेंगी, तो पहुंचने के बाद में क्या होगा, इस तरह से मूव कर जाएंगी, क्योंकि ठोस में तो ये पार हो ही नहीं सकती। जब ठोस में को नहीं पार हो रही तो क्या होगा इनका भैया, ये छाया क्षेत्र का निर्माण करेगी। इन चीजों को कल हम काफी अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, मैं तुम्हें केवल इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर लगाया था। हाँ ये रहा, यही कारण था प्राथमिक तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में जा रही हैं। सेकेंडरी वेव्स कहाँ जा रही है, केवल सेकेंडरी तरंगे कहाँ किसमें को पार हो रही हैं, केवल ठोस में को पार हो रही हैं। अब इनसे अगली तरंग कौन सी है, इनसे अगली तरंग कौन सी होंगी हमारी,
इनसाइड की तरफ देखिए कौन सी होने वाली है हमारी, इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आती है हमारी रिले वेव्स। रिले वेव्स क्या करती हैं भैया, आसान सी चीजें हैं। क्या करती हैं वो, केवल और केवल धरातल से उत्पन्न होती हैं और कैसी तरंगें होती हैं, धरातल तरंगें होती हैं। केवल हमें इतने पढ़ना है, कौन सी तरंग हो गई, लव वेव्स के और रिले वेव्स के बारे में। एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर, धरातल से उत्पन्न होती हैं। धरातल तरंगें हैं और यह है छाया क्षेत्र नहीं बनाते, छाया क्षेत्र नहीं बनाते। छाया क्षेत्र नहीं बनाती वो क्या कहते हैं, धरातल तरंगें होती हैं। एक कुंतिश मोड़ है, मैं तो बता रहा था क्या होती है, होती है इसकी नहीं करती और क्या करती हैं, तीसरा पॉइंट क्या था, प्राथमिक तरंगे किन माध्यम में चल रही थी, ठोस द्रव गैस में। सेकेंडरी तरंगे केवल ठोस में नहीं चल रही थी, द्रव गैस में चल रही थी। एक एक बात क्या होती है भाई, इन तरंग क्वालिटी क्या होती है, यह सभी माध्यम में चलती है। इनकी गति क्या होती है, इनकी गति 3 से 4 किलोमीटर पर घंटा होती है, पर सेकंड होती है। बस इसलिए एक इससे तरंगे हमारे कौन से होने वाली है, हमारी यह भी कौन सी थी, यह भी धरातल तरंगे। देखेंगे यह तरंगे
सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है। तो उनके दौरान क्या होती है तरंगे? सर्वाधिक विनाशकारी होती है। क्यों होती है? देखिए तरंगे क्या थी? सीधी सीधी चल रही थी और सेकंड की तरंगे इस तरह से मूव कर रही थी, लेकिन इसके अंदर वाली शेप थी ये वाली, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन जब क्या थी, लव तरंगे थी, ये तरंगे क्या हो रही थी? अंदर की शेप को बिगाड़ रही थी, धरातल के नजदीक चलती हैं। अधिकांश इमारतों की गिनती होती है, जहाँ तक इनकी पहुँच होती है वहीं तक बनी होती हैं, तो इमारतों के नीचे हमला करती हैं और क्या होती है? इमारतें गिर जाती हैं। इमारतें गिर जान मान की हानि होती है, सड़कें टूट जाती हैं, धरती फट जाती है। सब किन तरंगों के कारण होती है? इन लव तरंगों के कारण। तो ये चीज़ आपको याद रहेंगी। इनकी गति, अब इनकी गति कितनी होती है? इनकी गति किया, इनकी गति 3 किलोमीटर पर सेकंड है, तो प्राथमिक तरंग गति 13 किलोमीटर पर सेकंड है। तो तुम मुझे ये बताओ, ये अधिक हानिकारक क्यों हुई? मैंने तुम बता, वो तरंग ऐसे आई, ये तरंग क्या आई? ऐसे आई, ऐसे निकल गई। और कौन सी? ये लव तरंग जो ऐसे आ रही है, धीरे 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 ऐसे चल रही है, शेप के आकार में इस तरह से। अब जब भूकंप कहाँ आया था? जापान में भूकंप आया था। अभी जापान में क्या आया था? जापान में भूकंप आया था। जापान में भूकंप आने के बाद में कुछ वीडियो ऐसे भी थे जहाँ पर ये तरंगे साफ साफ दिख रही थी, इस तरह से वहाँ पर धरती मूव कर रही थी, इस तरह से मूव करती है तरंगे। अब वो प्राथमिक तरंग आई, ऐसे निकल गई, धरातल तक नहीं पहुँचती, वो भूगर्भिक तरंग होती हैं। ये धरातलीय तरंगे भी हैं और इस तरह से चलती हैं। तो अधिक जान माल का नुकसान कौन सी तरंगे करेंगी? लव रेज। बस इनमें यही चीजें लिखने वाली थी बस। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने क्या क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हमने क्या पढ़ लिया? और देखिए हमने आज पढ़ा हमने भूकंप की परिभाषा। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? आज हमने क्या पढ़ा है? फोकस पढ़ा है, एफिशिएंसी पढ़ा है, एफिशिएंसी पढ़ा है। तीसरा हमने क्या पढ़ा है? भूगर्भिक तरंगें। भूगर्भिक में कौन सी? और चौथा हमने क्या पढ़ा है? चौथा पढ़ा है हमने धरातलीय तरंगें। तो आप मुझे बताएंगे कौन सी तरंगें भूगर्भिक होती है, कौन सी धरातलीय होती है? अब देखो भैया भूगर्भिक तो तुमने बताया था पी और एस होती है। कौन सी भूगर्भिक तरंगें? पी और एस होती है। और क्यों होती है? और मैंने तुम बताया था कौन सी? पी और एस, पी और एस होती है। और जो हमारी क्या होती है? धरातलीय तरंगें होती हैं, वे कौन सी होती हैं? कौन सी है? आर और एल। प्राथमिक तरंग कहते हैं ऐसे कितने किलोमीटर? 13.5 किलोमीटर की 2-3 की पर सेकंड में चलने की क्षमता। अधिक हानिकारक कौन सी होती है? इसमें एल वेव्स होती है। कौन सी होती है? एल वेव्स अधिक कारण हानिकारक होती हैं। कौन सी तरंगें सभी माध्यम में चल सकती हैं? कौन सी तरंगें सभी माध्यम में चल सकती हैं? प्राथमिक तरंगें, लीनियर तरंगें, लव वेव्स। कौन सी तरंगें केवल ठोस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस माध्यम में कौन सी तरंगें नहीं चल सकती? सेकेंडरी तरंगें नहीं चल सकती। इस कारण क्या बनाया था? उनका छाया क्षेत्र बना था, उसको हम कल पढ़ेंगे। तो मेरा मानना है क्लास आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आई होगी दोस्तों। आपको क्या थी? क्लास काफ़ी अच्छी तरह समझ में आई होगी और भूकंप भी काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। इसका कुछ बचा हुआ हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम पढ़ने वाले हैं किन क्षेत्र में अधिक भूकंप आते हैं, किन क्षेत्र में भूकंप कम आते हैं, और भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं हमारे ऊपर, क्या लाभ होते हैं, क्या भूकंप क्या नहीं होते, इन चीज़ों को हम कल देखेंगे। तो दोस्तों
फिर आप उसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।